आज हम इस पावन स्थल पर मां जगत जननी का और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए। ये इस सनातन हिंदू संस्कृति का नववर्ष का आरंभ है। हम लोग मानते हैं कि आज से नववर्ष की शुरुआत होती है। हम लोगों के पुण्य कार्य आज से शुरू किए जाते हैं, मनाने शुरू किए जाते हैं। इसी परंपरा के अनुसार हम लोगों ने लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के इस वर्ष के प्रथम कार्यक्रम के रूप में ग्राम महलई मां दुर्गा का मंदिर का प्रांगण का स्थान चुना। यहाँ के जिलाध्यक्ष हमारे उदयवीर सिंह राजपूत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर तेज प्रताप सिंह यादव जी, इन सब लोगों की इच्छा थी कि कार्यक्रम की शुरुआत मां गंगा के सामिप्य में ग्राम महलई हथियापुर में किया जाए। मैं यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मंच पर हमारे उपस्थित ठाकुर तेज प्रताप सिंह यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी, भाई सुरेंद्र शर्मा जी, जिलाध्यक्ष आगरा लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी, भाई उदयवीर सिंह राजपूत जी, जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी, पंडित विभम शुक्ला जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति मोर्चा लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी, भाई अंश चौहान जी, ललित शर्मा जी, विनीत शर्मा जी, भाई चंद्रपाल सिंह जी, जहान सिंह जी, अवधेश मास्टर साहब, राजकुमार जी, सुंदरलाल जी, राजेश जी, मंगेलाल जी, राम सेवक सिंह जी, सुखलाल सिंह जी, हंसराम सिंह जी, रजपाल सिंह जी, महिपाल सिंह जी, रामनिवास सिंह जी, बादाम सिंह जी, रामवरण सिंह जी, इस मंदिर के महंत पुजारी जी, खंडे राम मिस्त्री जी, राजीव मास्टर साहब, भीम सिंह जी, ब्रजेश भाई, शर्वेंद्र शर्मा जी और पप्पू शर्मा जी, आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने इस कार्यक्रम की संरचना की, हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीण परिवेश का है, साधारण परिवार से आता है और मुझे जहां तक लगता है कि सभी लोग वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से पूर्णतया परिचित हैं। महंगाई आसमान में है, चरम पे है। डॉलर 82 रुपए का है, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा होगा। खाने पीने की सामग्रियां सभी का भाव आसमान में है। किसान मजदूर की समस्या ये है कि जब वो अपना उत्पादन पैदा करता है, अपने कृषि उत्पाद को पैदा करता है, तो उसका उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता। उस समय उसको बहुत मध्य रेट पे सस्ते दामों पर अपने उत्पाद को बेचना होता है, क्योंकि जब किसान 4 महीने 5 महीने की फसल का इंतजार करता है, एक एक पैसे जोड़ के बटोर के इधर उधर से लेकर के अपनी खेती में लगाता है, इसके बाद उसकी फसल तैयार होती है, उत्पाद तैयार होता है, तो ये बिचौलिए, ये दलाल टाइप के लोग, ये बड़े बड़े व्यापारी जो उस समय सस्ते दामों पर हमारा अनाज, हमारा उत्पाद खरीदते हैं, जिस पर सरकार की कोई भी कैपिंग, किसी भी प्रकार की कैपिंग नहीं है, और इसके बाद में वही उत्पाद 2 महीने बाद बाजार में जब हम खरीदने जाते हैं, दुगने और चौगुने दामों पर बिकता है।
सरकार का इस दिशा में कोई भी उचित प्रबंधन अभी तक नहीं हो पाया। सरकारें बहुत सी आई, देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक लगातार लगभग कोई न कोई नई सरकार आई जाती है। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, उसके बाद कुछ मिली जुली सरकारें रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में। लेकिन इस विषय में किसी ने भी कोई महंगाई के ऊपर सही तरीके से कोई कार्य आज तक भी नहीं किया। हमें व्यवस्था नहीं दी जा पाई कि हम किसान, हम मजदूर जिस भाव में अपना अनाज बेचते हैं या अपने उत्पाद को बेचते हैं, कम से कम उसी भाव में हम खरीद भी लें जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन इस देश में ऐसी कोई भी व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, क्योंकि जितनी भी सरकारें आती हैं धनाढ्यों और पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं, जमाखोरों के लिए काम करती हैं। और उस जमाखोरी का नतीजा यह होता है कि जब हमारा गेहूं तो 12 और 15 रुपए किलो बिकता है, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो हम उसी गेहूं के बने हुए आटे को 60 रुपए और 65 रुपए किलो खरीद के लाते हैं। उसी गेहूं को 28 रुपए 30 रुपए किलो खरीद के लाते हैं। लेकिन जब हम फसल अपनी तैयार करते हैं तो हमारा बिकता है 15 रुपए 12 रुपए किलो। आखिर यह असमानता क्यों है, मैं जानना चाहता हूं। सन 1970 में सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 150 रुपए 200 रुपए इस बीच में हुआ करती है। आज उनकी तनख्वाह 70,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 60,000 है। लेकिन किसान का उत्पाद उसी भाव में बिकता चला आ रहा है। किसान का उत्पाद कितने में बिक रहा है? 15 रुपए में गेहूं बिक रहा है। अभी आप लोग आलू की फसल तैयार कर रहे हैं, 7 रुपए 6 रुपए में बेचेंगे, 5 रुपए में बेचेंगे। तो वही आलू जो हम खरीदने जाएंगे तो हमें मिलेगा 30 रुपए 35 रुपए में। आखिर यह असमानता क्यों है? जब इतनी सरकारें आई और लगातार यह सभी सरकारें कहती चली आ रही हैं कि हम लोग किसानों के हित में काम करेंगे, मजदूरों के हित में काम करेंगे, आम भारतीय नागरिकों के हित में काम करेंगे, तो फिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है कि हमारे उत्पाद की बिक्री हमारे अनुसार हो, हम अपने उत्पाद का भाव स्वयं तय करें। एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री बिस्किट का दाम स्वयं तय करती है, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री चीनी का दाम स्वयं तय करती है। कोई भी उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री हो, उसका उत्पाद हो, उसका दाम स्वयं तय करता है। लेकिन किसान के गेहूं चावल अनाज का दाम किसान नहीं तय करता, सरकार तय करती है, बिचौलिए तय करते हैं और वो कहते हैं कि आपको इस रेट में बेचना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था लागू हो जिसमें किसान अपने उत्पाद का भाव स्वयं तय करे, अपनी लागत, अपने खर्चे और अपने मुनाफे को एक साथ जोड़ करके इसके बाद में अपने उत्पाद का दाम तय करे। यदि कभी हमारी लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की सरकार में शासन सत्ता में आए तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उनके श्रम की कीमत, उनके श्रम का मूल्य वो स्वयं तय करेंगे। हम ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे। हमसे कहा जाता है कि सरकार को गेहूं बेच दीजिए। भैया ठीक है, बेच दिया, लेकिन हम जब गेहूं लेकर जाएंगे तो हमें पर्ची मिलेगी, टोकन मिलेगा, हमें हमारा भुगतान हमारे खाते में 15 दिन बाद आएगा, महीना भर बाद आएगा, 1 हफ्ता बाद आएगा। जबकि किसी भी किसान भाई को कहीं भी उधार की कोई भी वस्तु ना पेट्रोल पंप पे या किसी किराने की दुकान पे या किसी भी निर्माण की कंपनी में नहीं मिलती। तो आखिर हमारा राशन, हमारा अनाज उधार क्यों खरीदा जाता है? मैं तराई के बेल्ट से आता हूँ, मेरा जन्म स्थान बहराइच है, मैं लखनऊ से आसपास का क्षेत्र का हूँ। तराई के बेल्ट में हमारे यहाँ गन्ना उत्पाद बहुत ज्यादा पैदा होता है। गन्ना उत्पाद की इतनी खराब स्थिति है कि गन्ना किसानों का अपने खेत में कितना गन्ना वो पैदा करेंगे ये भी सरकार बताती है, ये भी मिल मालिक बताता है कि तुम अपने खेत में इतना गन्ना पैदा कर पाओगे। किसान नहीं बताता है, जबकि बोता किसान है, पैदा करना किसान को है। किसान को पता है कितना पैदा होगा, लेकिन बताता कौन है? मिल मालिक बताता।
गन्ना उधार बिकेगा, चीनी मिल को उधार बिकेगी। चीनी कभी हमको उधार नहीं मिलती है, 1 रुपए की चीनी हमें उधार किराने की दुकान से नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा गन्ना उधार बिकता है, 6 महीने बाद पैसा मिलता है। अभी तो वर्तमान में 50% किसानों के पैसे कम से कम 2-2 साल से बकाए पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे देश की किसान और मजदूर, जो हमारे देश की आंतरिक स्थिति की, आंतरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? उसके जीवन स्तर को उठाने के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? सरकार जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लाखों करोड़ के कारपोरेट के कर्जों को माफ कर रही है, तो हमारे किसान भाइयों के हित में क्यों नहीं सोच रही? मजदूरों के हित में क्यों नहीं सोच रही है? आम भारतीय नागरिकों के हित में क्यों नहीं सोच रही? मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा आखिर क्या कारण? सोचने पर बस एक ही उत्तर मिलता है कि जब तक साधारण परिवार से चुने हुए नुमाइंदे, साधारण परिवार के बच्चे, किसान और मजदूरों के बच्चे राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं होंगे, लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनकी आवाज वहां उठाने वाला कोई नहीं है। जो भी जाता है 50-50 साल के लिए अपनी विधानसभा लोकसभा को आरक्षित कर लेता है। पहले वो रहेगा, फिर उसका बेटा रहेगा, फिर उसका बेटा रहेगा, पोता रहेगा, भतीजा रहेगा, पत्नी रहेगी, कोई रिश्तेदार रहेगा, लेकिन एक कोई आम भारतीय नागरिक उस पद पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आम भारतीय नागरिक वहां पहुंच गया तो वो सही बात करेगा, अपने दर्द को लेकर जाएगा, उस दर्द को वहां बांटेगा, विधानसभा में उस दर्द को उठाएगा। तो ऐसे मुद्दे न उठने पाए। ऐसे मुद्दों में जनता को उलझा के रखो, जाति पाति के झगड़े करा के रखिए, धार्मिक उन्माद फैला के रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके रखिए। आपस में जनता इन्हीं मुद्दों पे लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी, अपने हक की बात नहीं करेगी, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगेगी। चढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि अगर हम नहीं आए तो यहाँ पे फला आ जाएंगे, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूँ समाज का प्रत्येक नागरिक यदि अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करे तो देश में कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है। हमें ऐसे स्वस्थ माहौल को बनाना चाहिए जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियां, सभी समाज के लोग, सबको ईश्वर ने बनाया है, सबका सृजनकर्ता निर्माणकर्ता ईश्वर है। सब मिलजुल करके रहे और देश और दुनिया की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए कार्य करें, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें। लेकिन पिछले देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जितनी भी पिछली सरकारें आई, सब ने इन्हीं चीजों पे काम किया। जातियों को जातियों में बांटो, भाइयों को भाइयों में बांटो, परिवारों के टुकड़े करो और राज करो। इसी व्यवस्था के तहत लोग चल रहे हैं। किसी का भी देश के विकास से, समाज के निर्माण से, एक स्वस्थ भारतीय परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, हमारे देश की सनातन संस्कृति के अनुसार चली आ रही थी, उसका निर्वहन कोई नहीं करना चाहता है। सब टुकड़े टुकड़े में बांट करके राज करना चाहते हैं। हमें याद है 1991 में 1991 में जब पहली बार आदरणीय कल्याण सिंह जी देश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक व्यवस्था लागू की। तहसील दिवस बनाया, थाना दिवस बनाया, ग्राम सचिवालय दिवस बनाए और कहा कि जितने भी अधिकारी हैं इन दिवसों पे इकट्ठे होंगे और जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। भारतीय राजनीति में वो ऐसा व्यक्तित्व था जिसने पंचायती राज की व्यवस्था को साकार करने का सबसे पहले काम किया। और जब वो दोबारा 1997 में सत्ता में आए तो उन्होंने पंचायतों को इतना सशक्त कर दिया कि ग्राम प्रधान, ग्राम
सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य ये अपने क्षेत्र के विकास का निर्धारण करेंगे। जनता इनको चुन के भेजेगी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। आज की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था ये आदरणीय कल्याण सिंह जी की देन है। उनके टाइम का शासन मुझे याद है, चाहे आप थाने पे जाइए, चाहे आप कचहरी जाइए, चाहे तहसील जाइए, लोग कहते थे भैया समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो साधारण परिवार के लोग हैं, इनका काम कर दो, नहीं तो कहीं पता चल गया कल्याण सिंह को तो निकाल के बाहर कर देगा, निलंबित कर देगा, कभी भी आ सकता है, दौरा कर सकता है। वह सड़क मार्ग से दौरे किया करते थे और रास्ते में उनके जितने भी कार्यक्रम होते थे, जिन जिन गाँव को भी वो दौरा करते थे, जाते थे, वहाँ के रास्ते के थाने और तहसीलों को औचक निरीक्षण जरूर करना। ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश को, हमारे देश को, हमारे समाज को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है, इस तरह के विचारों के नेता की आवश्यकता है जो समाज के कमजोर तबके के लिए काम करना चाहता हो, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तित्व के लिए काम करना चाहता हो, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के परिवार के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए काम करना चाहता हो, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करना चाहता हूं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करना चाहता हूं। हमारे आने वाले समय में हम अपने बच्चों को देकर क्या जा रहे हैं, हमारे यहाँ का पर्यावरण कैसा रहेगा, हमारे यहाँ की सामाजिक वानिकी कैसी रहेगी, हमारे यहाँ का वन क्षेत्र कैसा रहेगा, कृषि क्षेत्र कैसा रहेगा, शिक्षा क्षेत्र कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन चीजों पे कार्य करना चाहता हूं। ऐसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी, जिसकी जिम्मेदारी मुझे वर्ष 2021 में दी गई, संतोष राजपूत जी हमारे बीच में आए हैं, कृपया मंच पर आए हमारे बीच में। हम उन लोग उनका स्वागत करते हैं तालियां बजा के। लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी का निर्माण क्यों हुआ, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब इतने राजनीतिक दल समाज में कार्य कर रहे थे तो इस दल की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोगों को, युवाओं को, हमारे देश की जो युवा शक्ति है, हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे युवाओं को, देश की युवा शक्ति को उचित मार्ग पे चलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। जब भी कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो घर के माँ बाप, गार्जियन, उसके अभिभावक सदैव यह चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसी सरकारी कार्य में जाए, अच्छे पदों पे जाए, अच्छा व्यवसाय करे, देश का और समाज का अच्छा नागरिक बने। लेकिन यह कैसे संभव है जब हर जगह हमारे साथ अमीरों का और गरीबों का भेदभाव किया जाएगा? तो यह कैसे संभव है जब हमारे बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ेंगे और बड़े घरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, बड़े बड़े 5 स्टार स्कूलों में पढ़ेंगे? तो यह कैसे संभव है? हमारी पार्टी का मानना है कि देश की एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। बच्चा चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, एक साथ एक विद्यालय में एक सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए, एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए, जिस पर कार्य होना चाहिए। बहुत बड़े कार्य की आवश्यकता है। इंसान के पूरे जीवन काल की पूंजी उसके बच्चों को पढ़ाने में, उसके परिवार के स्वास्थ्य में खर्च हो जाती है। अगर घर में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए और किसी प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराना पड़ जाए तो हमारे ऐसे साधारण परिवार के घरों का 1-8 बीघा बिक जाएगा या गिरवी रखा जाएगा या घर मकान होगा तो हमें बेचना पड़ेगा, तब हम अपने परिवारों का इलाज करा पाएंगे। नहीं तो हम अपने बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे सकते। हमारी पार्टी का मानना है कि स्वास्थ्य 100% फ्री होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
इलाज चाहे हम सरकारी संस्थान में कराएं चाहे प्राइवेट संस्थान में कराएं, इलाज का पैसा नहीं लगना चाहिए। देश की जितनी भी व्यवस्था है, यहाँ तक कि हजारों करोड़ के जहाजों में उड़ने वाले नेता, अधिकारी, मंत्री, यह सब भी जो उड़ रहे हैं, ये हमारे आम नागरिकों के द्वारा जमा किए गए टैक्स और उनके पैसों से उड़ रहे हैं। तो जब हम ही को अपना खर्च वहन करना है, हम ही को सरकार चलानी है, हमारे ही पैसों से सब कुछ होना है, तो हमारे इलाज की व्यवस्था मुफ्त क्यों नहीं हो सकती? हमारे शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं मुफ्त हो सकती है? वर्तमान में जितने भी निजी विद्यालय हैं, यह विद्यालय पहले ट्रस्ट बनाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनियां बनाते हैं और इसके बाद में दान के स्वरूप में करोड़ों रुपए जनता से लेते हैं, उसके बाद विद्यालय बना देते हैं और फिर वहां पे मनमानी फीस वसूली होती है। दसियों हजार रुपए महीने। हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते अपने बच्चे को अगर इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि बच्चे की योग्यता के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार, उसके स्किल के अनुसार उसको स्कूल का आवंटन होना चाहिए और उसके पूरे पढ़ाई, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हर तरह की शिक्षा मुफ्त में होनी चाहिए। जिस दिन सरकार यह व्यवस्था लागू कर देगी, हम लोग मान लेंगे कि सरकार सही रास्ते पे चल रही है। सरकार अपने देश के नौनिहालों को आगे ले जाना चाह रही है और जब तक हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त नहीं हो जाता है, हमारी पार्टी लगातार कार्यक्रम करती रहेगी, आंदोलन करती रहेगी। मैंने दुनिया की तमाम इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया। किसी भी अर्थव्यवस्था में लगभग 99%, 98% भारत को छोड़ के दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा पे कोई भी कर नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कर नहीं है। स्वास्थ्य पर भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया गया है। आप दवा खरीदिए, कोई टैक्स नहीं लिया जाता है दूसरे देशों में। आप किताब खरीदने जाइए, कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। पहली बात तो वहां मुफ्त में है। आपका बच्चा पैदा हुआ, उसके पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वहां की सरकारें उठाती हैं। आप व्यवसाय करिए, टैक्स जमा करिए, बाकी का काम वहां की सरकारें करती हैं। लेकिन हमारे देश में बच्चों की शिक्षा पर भी टैक्स है, स्कूल की किताबों पर भी टैक्स वसूला जाता है। हमारे देश में कोचिंग संस्थानों पर भी 18% जीएसटी वसूली जाती है, जबकि साधारण तौर पे 5% जीएसटी का सबसे कम का स्लैब है। लेकिन मेडिसिन में, दवाओं पे 28% तक टैक्स वसूला जाता है। भैया दवाएं तो गरीब आदमी खरीदता है, बड़े लोग तो बीमारी नहीं होते जल्दी। पढ़ने लिखने के लिए किताबें भी गरीब व्यक्तियों को लेना है, सामाजिक लोगों को लेना है। तो जब जीएसटी लगाया ही गया था तो बाकी चीजों पे आप वसूली कर ही रहे थे। आपने दारू शराब पे तो जीएसटी नहीं लगाई, तो शिक्षा पे काहे लगा दी भैया? आपने गुटखा, बीड़ी, पान मसाले पे जीएसटी नहीं लगाई, किताबों पे क्यों लगा दी? दूध दही पे जीएसटी लगा दी गई। ये जो व्यवस्था है, ये पूंजीपतियों की व्यवस्था है। मेरा ये कहने का आशय सिर्फ इस वजह से है कि मैं आम जनमानस को बताना चाहता हूं कि हमारी दैनिक उपयोग की वस्तु जो सरकार कह रही है कि हम समाज को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, समाज को मुफ्त में यह कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रही है। सरकार समाज को मुफ्त में कुछ भी नहीं दे रही है। ये हमारी गाड़ी कमाई का पैसा है, हमारे देश के लोगों की क्रय शक्ति है। हम जो सामान खरीदते हैं उस सामान में टैक्स देते हैं, उस टैक्स से सरकार इस पूरे प्रबंधन को चला रही है। तो जब हमारे ही टैक्स से पूरे प्रबंधन को चलाया जाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, यह दो चीजें मुफ्त क्यों नहीं की जा सकती हैं? मेरा सरकार से यही मांगना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करिए, टैक्स के दायरे से बाहर करिए, जीएसटी के दायरे से बाहर करिए। देश का नौजवान जब पढ़ेगा, देश का नौजवान जब पढ़ा लिखा होगा, हुनरमंद होगा, तो दुनिया से अपने लिए रोजगार ला सकता है। तो उसे तुम्हें रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुम्हें रोजगार देने की जरूरत तभी तक है जब तक उसकी शिक्षा का स्तर स्किल्ड नहीं है, उसके शिक्षा का स्तर रोजगार पाने में सक्षम नहीं है। वर्तमान समय में खूब बड़े बड़े विज्ञापन आपको सड़क चलते मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का एक मुस्कुराता हुआ फोटो दिख जाएगा, लेकिन किसी गांव में जाइए और किसी 70 साल के बुजुर्ग के साथ बैठिए, उसके बाल तो पूरे सफेद हो चुके होंगे, लेकिन मोदी जी के बालों में उसके बालों में बड़ा अंतर दिखेगा आपको, और चमक नहीं मिल पाएगी। मोदी जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो चमक है, जिस दिन हमारे गांव के उन बुजुर्गों के चेहरे पे भी ऐसी चमक आ जाएगी, उन नौजवानों के चेहरे पे भी वो चमक आ जाएगी, उन बच्चों के भी चेहरे पे वो चमक आ जाएगी जो आपके चेहरे पे है, तो हम लोग मान लेंगे कि हमारा देश खुशहाल हो गया, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की सरकार यदि कभी आई, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मां जगत जननी के इस पावन धाम पे हम लोग खड़े हैं, आपको इस पावन धाम से वचन देता हूं कि अपने बुजुर्गों के, अपने घर के बच्चों के, समाज के नौजवानों के, सबके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएंगे, मुस्कान दिखाएंगे। उन्हें अपने इलाज के लिए घर जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, बेचना नहीं पड़ेगा, उनको समुचित और सुलभ इलाज उनके गांव में, उनके क्षेत्र में, उनके जिले में मिलेगा उनको, जिसका एक भी रुपए का भुगतान उन्हें नहीं करना पड़ेगा। उनको पढ़ने के लिए सरकार विदेश तक भेजेगी, लेकिन एक भी रुपए उनके घर से नहीं लगेंगे। शिक्षा तो हमारी पूंजी है, शिक्षा तो हमारा धन है, इसको लाने के लिए तो सरकार को कुछ संकल्पित रहना चाहिए, सरकार को इस पे खर्च करना चाहिए, जनता को नहीं। ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि शिक्षा के लिए हम लोगों को एक भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। विषय बहुत है, बातें भी बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिए उसके गलत कार्यों को मंच पे लाना ये बहुत उचित हमारी समझ से नहीं है। वो अपने गलत कार्यों की वजह से ही रसातल में जाएगी, दोबारा नहीं चुनी जाएगी। हमें बताने की क्या जरूरत है, जनता तो स्वयं समझदार है, जनता 1 से लेकर 100 तक सबको नंबर देना जानती है और स्वयं देगी। हम अपनी पार्टी के एजेंडे पे चर्चा कर सकते हैं, और हमारी पार्टी का एजेंडा यही है कि किसानों के कर्ज हम माफ करेंगे, हम कारपोरेट घरानों के कर्ज माफ नहीं करेंगे। हमारी पार्टी का एजेंडा है किसानों की बिजली हम माफ करेंगे, कारपोरेट घरानों की बिजली माफ नहीं करेंगे। हमारी पार्टी का एजेंडा है आम भारतीय नागरिक को एक स्वस्थ वातावरण देंगे, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ भाईचारे के साथ उठ बैठ सके, बातें कर सके, और आने वाले सदियों तक एक दूसरे से मिलजुल के रह सके, अपनी महत्ता को समझते हुए। हमारी पार्टी की मानसिकता है, सोच है कि समाज की सभी जातियां, चाहे वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो, सब समाज में समान रूप से एकाधिकार के तौर पे देश के संसाधनों का उपभोग करें और एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक साथ जिस दिन आगे बढ़ेंगे उस दिन देश कहां होगा, ये सोचने की बात है। भारत दुनिया का सिरमौर होगा। भारत दुनिया का सिरमौर था सन 1947 में, जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ डॉलर की कीमत 11 पैसे थी, 1 रुपए में 11 डॉलर मिलते थे। आज के समय में डॉलर की कीमत 82 रुपए। हमारे पूर्वज, हमारे क्रांतिकारी, हमारे अमर शहीद, वो हमें क्या देकर गए थे और हम उसको कितना संभाल पाए, इन चीजों पे चिंतन करने की जरूरत है।
वर्तमान सरकारें समाज में किसी भी क्रांतिकारी के परिवार से आज तक कोई राज्यसभा चुन करके नहीं गया। किसी भी क्रांतिकारी, चाहे वो पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, तात्या टोपे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, या हजारों लाखों कार्यकर्ता क्रांतिकारी जिन्होंने अपने हंसते हुए फांसी के फंदे चूम के अपने बलिदान दे दिया, जान दे दिया, उनके परिवार से आज तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकार ने राज्यसभा नहीं भेजा, विधान परिषद नहीं भेजा, नामित नहीं किया, सरकार के लाभ के किसी भी पद पे नहीं भेजा। किसी भी मजदूर के घर के किसी मजदूर को राज्यसभा नहीं भेजा गया। किसी भी किसान के परिवार से, साधारण किसान के परिवार से किसी व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा गया, विधान परिषद नहीं भेजा गया। आखिर क्यों? सीटें तो लोकसभा में भी आरक्षित है हमारे लिए, राज्यसभा में भी है, विधान परिषद में भी है, बोर्ड्स में भी है, लेकिन नहीं। देश आजाद होने के बाद से लेकर आज तक 250 आयोग बनाए गए, लेकिन एक भी किसान आयोग का गठन किसी भी सरकार ने नहीं किया। एक भी मजदूर आयोग का गठन किसी भी सरकार ने नहीं किया। एक भी क्रांतिकारी आयोग का गठन किसी भी सरकार ने नहीं किया। यदि किया हो, आप लोगों को याद हो तो बताइए। ऐसा क्यों है? यह व्यवस्था क्यों है? देश जिसको आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, रावलपिंडी से लेकर त्रिपुरा तक, हर जगह किसान परिवारों ने, मजदूरों ने, क्रांतिकारियों ने अपने शरीर की आहुतियां दी हैं। आज जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, हजारों करोड़ के जहाजों में उड़ रहे हैं, लाखों रुपए के सूट पहनकर घूम रहे हैं, ये उन क्रांतिकारियों की देन है, उन महान विभूतियों की देन है, महान आत्माओं की देन है, जिसकी वजह से ये लोग खुले में सांस भी ले पा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण हमारे देश के उन महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, आंदोलनकारियों ने अपने शरीर पे कपड़े तक नहीं पहने ढंग से, और यह लोग पाश्चात्य संस्कृति के आधुनिकीकरण में 25-25 लाख रुपए का सूट पहन के घूम रहे हैं, 45-45 हजार की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। देश को खोखला कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए कोई ऐसे कार्य नहीं कर रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां जिसके लिए इनका नाम ले। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूं कि हे भारत के जनमानस के महान लोगों, महान जनता, जागो। 5 साल आप लोग चिंतन करते हो, उस चिंतन को वोट डालते समय इस्तेमाल करो, और जो आपको लगे कि यह उचित है, उस उचित के लिए वोट करिए, उस उचित के लिए अपना मतदान करिए। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन यह सरकारें अपने आप घुटनों के बल आ जाएंगी और आपकी बातें सुनेंगी, आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। पूंजीपतियों, घराटियों, अफसरशाहों के अनुसार कार्य नहीं होंगे, तब समाज के पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर भाइयों के अनुरूप कार्य होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हो इस महलाई गांव हथियापुर की मां जगत जननी की। मां जगत जननी हम सबको आशीर्वाद दे, हम सब पे कृपा बनाए रखें। यह गांव या क्षेत्र या जनपद या प्रदेश या देश दिन प्रतिदिन तरक्की करे, ऐसी हमारी मनोकामना है माता जी से। माता जी इस मनोकामना को पूर्ण करें। जय हिंद।